पिछले वीडियोस में हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट का थ्योरी पार्ट देखा था। इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन का जो एग्जामिनेशंस होता है वेरियस कंपनीज और सीपीएसयूज एंड रेलवेज, उसके लिए ये यूजफुल होगा। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट, यानी इन चारों में से कौन सा एलिमेंट जो है जिसकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट है? इसका आंसर होगा डी, सिल्वर। सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। आई मीन जितने मेटल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल डेट हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ जीरो इज नोन एज, मतलब कि वो मटेरियल का जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है उस मटेरियल को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल जीरो होता है, इसीलिए उसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टिविटी ऐसे भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, लो होता है, बट सुपर कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर? कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? ए टेम्परेचर, दूसरा उस कंडक्टर का मटेरियल जिससे वो बना होता है, दोनों या फिर कोई नहीं? इसका आंसर होगा सी, दोनों। रेजिस्टिविटी के केस में जिस मटेरियल का बना होता है और टेम्परेचर से भी रेजिस्टेंस वेरी होता है और उस मटेरियल से भी वेरी होता है, तो इस केस में जो सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल? इनमें से कौन से मटेरियल सेमीकंडक्टर है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग एसी सप्लाई? माने एसी सप्लाई को चेक करने के लिए नियॉन पोलैरिटी का कौन सा, जब नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज करते हैं तो क्या इंडिकेट करता है? एक इलेक्ट्रोड जलता है, दोनों दो इलेक्ट्रोड फ्लिकरिंग करता है, दोनों इलेक्ट्रोड जलता है, या फिर एक इलेक्ट्रोड जलता है और दूसरा फ्लिकरिंग करता है? इसका राइट आंसर होगा ए, बोथ इलेक्ट्रोड ग्लो करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये तीन केसेस हैं। फर्स्ट के केस में डीसी सप्लाई, सेकंड के केस में भी डीसी सप्लाई, बट डिफरेंस इज कि यहाँ लेफ्ट साइड पॉजिटिव, एनोड कैथोड, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड एनोड कैथोड, राइट साइड एनोड। बट एसी के केस में क्या होता है कि ऑल्टरनेटिवली जलता है, फ्लिकरिंग करता है, यानी ये एक बार जलता है तो दूसरी बार ये जलता है, फिर एक बार जलता है दूसरी बार ये जलता है, फिर एक बार जलता है दूसरी। बट जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, तो हमारी आंखें उस फ्लिकरिंग को नोट नहीं कर पाती है, जिस कारण से इसका आंसर वो दोनों जलता हुआ दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ इलेक्ट्रोड विल ग्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब है, लैंप है जो 500 वाट का है, 5 घंटे के लिए जलता है, तो कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है? तो सिंपल सा मैंने बताया था कि एनर्जी फार्मूला बताया था, E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यानी इस केस में कितना है 500 वाट एंड 5 आवर्स, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सा आंसर ये आएगा। कैसे? 250 100 वाट आवर, जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 2.5 किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सो डी वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब का रेटिंग है 100 वाट बाई 250 वोल्ट, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? इसका मतलब है पावर इज इक्वल टू 100 वाट एंड वोल्टेज इज इक्वल टू 250 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस निकालना है। आर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं पी, इस फॉर्मूले से निकालो, पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई पी, यानी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर का मतलब 250 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट, कौन सा लॉ ये कहता है कि एक क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, यानी जितना हम वोल्टेज सोर्स अप्लाई करता है वो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। तो आप
पिछले क्लास का लेक्चर अगर याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होता है, रेजिस्टेंस में होता है। एक डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस में होता है। तो यानी इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इन दोनों का समेशन इस वोल्टेज सोर्स के बराबर होगा। लेट अस ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो V1 इक्वल टू V2 प्लस V3 यानी V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। ये अगर आप पिछला लेक्चर अगर याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो फार्मूला हमने बताया था वो ये था कि समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0। ये किस लॉ कहता था? ये कहता था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो उसका दूसरा लॉ था। तो सिंप्लीफाइड भाषा पे किसी भी क्लोज सर्किट में जो वोल्टेज का समेशन होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल पावर। एक सर्किट है जिसमें 2 लैंप सीरीज में कनेक्टेड है, 240 वोल्ट उसका सप्लाई है। यानी कहता है, ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक लैंप है, दो लैंप है जिसकी रेटिंग क्या है 200 बाई 240 वोल्ट। यानी एक ऐसे लैंप दो लगा हुआ है, ठीक है ना, दोनों की रेटिंग सेम है। तो ये सपोज R रखते हैं तो R रखेंगे तो अगर इसका नेट क्या हो जाएगा 2R रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये सप्लाई कितना है 240 वोल्ट। हम अगर R पता कर लें तो पूछता क्या है कि टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ 2 लैंप, इस 2 लैंप में टोटल पावर कितना डिसिपेट होगा, यही पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले हम R निकालेंगे। हम फार्मूला जानते हैं P इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर। तो R इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई भी। पी कितना है, सॉरी बी स्क्वायर बाई पी। भी कितना है 240 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड बाई 200 वाट। ये अगर काटोगे तो आपका वैल्यू आएगा 24 गुने 12, इतना आएगा। अब ये जो दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस आर, यानी 2R। 2R में हम यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 24, 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24 इंटू 24। तो हम पावर इज इक्वल टू निकाल लेंगे वी स्क्वायर बाई आर। भी कितना है 240 वोल्ट, 240 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड बाई 24 गुने 24। जब ये कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 24 से ये कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा 100 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक R1, R2, R3 पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड है। यानी ऐसे R1, R2, R3 एक सोर्स से लगा हुआ है हमारा, ये पैरेलल में कनेक्टेड है R1, R2, R3। तो ये कहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो हमने फार्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो हमें क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट के लिए जब हम आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो ये 1 बाई टोटल आ जाएगा, यानी 1 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यानी डी इज वुड बी द डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज डबल। यानी इसी कंडक्टर का डायमीटर डबल कर दिया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू में कितना चेंज आएगा। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। यानी डायमीटर को अगर हम डबल कर दें तो एरिया डबल हो जाएगा, यानी सॉरी
रेडियस डबल हो जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा 2d का स्क्वायर टाइम्स प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी के रूप में अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 टाइम्स, यानी डिक्रीज हो जाएगा टू 4 टाइम्स, यानी बी आंसर इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पिक्चर में दिया गया है इस रजिस्टर का नाम क्या है, ये इस टाइप का रजिस्टर का नाम क्या है। ये एक्चुअली आप पिक्चर नेक्स्ट में बताएंगे। वायर राउंड रजिस्टर है ये इस टाइप का दिखता है, वायर बाउंड रजिस्टर, जिसमें वायरिंग की होती है और उसके ऊपर इनामेल का कोटिंग किया हुआ रहता है। ये एक्चुअली मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिस्टर्स और इस समय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो आमीटर की जो ओम मीटर की जो रेटिंग होती है वो नॉन लीनियर स्केल में क्यों होती है, क्या कारण है इसका। ओम मीटर से हम क्या नापते हैं, रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस की जो मेजरमेंट होता है वो नॉन लीनियर स्केल में प्रेफर किया जाता है। ये क्यों, ये इसलिए, इसका आंसर पाने से पहले आप इसको इस मल्टीमीटर की रीडिंग को आप ध्यान से देखेंगे तो आप, ये है करंट का, एसी डीसी करंट का रीडिंग 10, 10 to 20, 50, 50 to 125 एंड 125 to 250 एम्पियर अगर करंट का रेटिंग है तो, और ये है ओम्स का रेटिंग। यानी करंट जब बढ़ता है इधर से इधर जाता है तो ये ओम कम होता है, करंट कम रेजिस्टेंस ज़्यादा, करंट ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के ये रेजिस्टेंस। इस मल्टीमीटर रीडिंग से तो समझ में आ रहा है, यानी हमें ये आंसर तो मिल गया कि जब हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रेजिस्टेंस का हो रहा है। करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट बढ़ रहा है, यानी ये ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जब हाई रेजिस्टेंस की तरफ जो ये रीडिंग है वो बहुत ही क्लोज है, कंप्रेस्ड है, और लो रेजिस्टेंस की जो रीडिंग है वो काफ़ी स्कैटर्ड है, काफ़ी फैला हुआ है, लेकिन ये काफ़ी क्लोजली है। इसी को बोलते हैं नॉन लीनियर रीडिंग। ये क्यों है, ये रीजन इसलिए है क्योंकि अगर आप एग्जांपल लें 1/50 एम्पियर का हम अगर करंट लेते हैं, सॉरी 50 एम्पियर का करंट लेते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस 0.2 आएगा। अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 0.2 का मतलब है कि यहाँ आपके आसपास, और अगर हम 100 लेते हैं करंट को तो 0.1, यानी 0.1 से 0.2, अगर ये रेंज को अगर हम ज़्यादा फैल मतलब काफ़ी स्पेस दे के अगर हम नहीं रखेंगे तो, सॉरी, अगर इस स्पेस को हम ज़्यादा इस रीजन को हम ज़्यादा स्पेस दे के नहीं रखेंगे तो ये हम एक्चुअली करंट के वेरिएशन से हम रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। और अगर 1 एम्पियर से 2 एम्पियर जाता है तो रेजिस्टेंस काफ़ी, ये कहने का मतलब है कि अगर 0 से 2 एम्पियर के बीच में अगर वेरी करता है करंट तो रेजिस्टेंस काफ़ी वेरी करेगा। क्यों, क्योंकि करंट का वैल्यू कम है। और अगर करंट का वैल्यू ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी कम वेरी हो रही है। आप ये एग्जांपल से समझ रहे होंगे, 0.2 से 0.1, और अगर 1.1 से 1.2 0.2 जाना है तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर, 5 ओम, सॉरी 5 ओम। तो 5 ओम का मतलब यहाँ आना पड़ेगा हमको, इस रीजन में। देखिए करंट हल्का सा वेरी किया तो यहाँ आ गया, करंट को और कम करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। 0.1 कर देंगे तो 10 के पास आ जाएगा, करंट को 0.05 कर देंगे तो ये 20 के पास आ जाएगा। तो हल्का सा करंट हम कम कर रहे हैं लीनियर स्केल में, तो ये नॉन लीनियरली देखिए इतना वेरी हो रहा है। यानी इन सब का समराइजेशन अगर हम ये कर दें कि अगर हम करंट को ज़्यादा वेरी करेंगे तो रेजिस्टेंस काफ़ी कम वेरी हो रहा है जो 1 के आसपास है, और अगर हम करंट को लो स्केल में वेरी करेंगे तो रेजिस्टेंस काफ़ी वेरी हो रहा है। तो इसलिए चूंकि करंट जो है वो रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए
जो हमारा रेजिस्टेंस का जो मेजरमेंट करते हैं वो नॉन लीनियर करते हैं ताकि मेजरमेंट सही से हो पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज से है ये क्वेश्चन। व्हीटस्टोन ब्रिज मैं पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था, तो अभी मैं बता देता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है कि एक ब्रिज की तरह से इसका सर्किट होता है, ठीक है, जिसमें 4 ब्रांचेज होते हैं, R1, R2, R3, R4। R1 हमारा और R2 ये नन होता है, यानी इसमें वैल्यू फिक्स होती है R1 R2 में। R3 की वैल्यू वेरी होता है, यानी ये कम बेसी हो सकता है। R3 की वैल्यू ये कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये R4 जो होता है ये अननोन होता है। ये R4 जो होता है वो अननोन होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि हमें R4 की वैल्यू निकालनी होती है, ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है विद हेल्प ऑफ 2 फिक्स रेजिस्टेंस एंड 1 वेरिएबल रेजिस्टेंस। यानी इस 2 रेजिस्टेंस को हम फिक्स कर देते हैं और इसको वेरी कर करके ये Rx की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि Rx की वैल्यू हमको कहाँ पे मिलेगी? तो ये वेरी करने का क्या मतलब है जब कोई एक हमको पॉइंट न मिल पाए? वो पॉइंट होता है ये C और D दोनों अपोजिट डायरेक्ट, जो ये टर्मिनल है, जो हमारा जो बैटरी कनेक्शन के जस्ट नेक्स्ट नोड का 2 नोड्स का अपोजिट टर्मिनल के बीच में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। ये R3 को तब तक वेरी करते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 ना हो जाए, और जब ये 0 हो जाती है तो इसको कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी ये जो ब्रिज का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बैलेंस हो गया है। यानी ये जो R3 के जिस वैल्यू पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो गई, उस वैल्यू R1, R2, R3 से जो Rx निकलेगा वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाता है। और उसकी वैल्यू कैसे निकलती है? जब हमने गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 कर दी तो R1 तो फिक्स है, R2 फिक्स है, R3 का भी वैल्यू आ गया और R4 का वैल्यू हमको या Rx का वैल्यू निकालना है। तो जब यहाँ की रीडिंग 0 आ गई यानी Vc माइनस वी डी इज इक्वल टू 0 हो गया। और जब ये 0 हो गई तो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, Vc का वैल्यू निकालेंगे, Vd का वैल्यू निकालेंगे, और जब वैल्यू दोनों को माइनस करके और उसमें उनकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आएगा। वो वैल्यू रख के डेलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। वो करने की ज़रूरत है नहीं, वो आ जाएगा। आप बस इतना जान लें कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में जो हमारा ये Vc माइनस वी डी इज इक्वल टू 0 होता है, और इसमें हम Vc और Vd की वैल्यू रखेंगे तो ब्रांच 1 यानी ये दोनों आमने सामने के ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है, ये R2 का R3 से और R1 का Rx से। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई Rx, यानी मल्टीप्लिकेशन आमने सामने और डिवीजन अगल बगल। ये R1 का R2 के साथ डिवीजन और R3 का Rx या फिर R4 के साथ डिवीजन, ये दोनों इक्वल होते हैं। यही व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है। अब हम न्यूमेरिकल को देख लेंगे। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो ये कहता है कि ये PAB की वैल्यू 500 ओम है, QAB की वैल्यू 300, QBC की वैल्यू 300 ओम है, SAD की वैल्यू 15 ओम है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी R गुने इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 गुने 15। जब R की वैल्यू निकालेंगे तो 300 गुने 15 डिवाइड बाई 500, ये 2 से 2 खत्म, यानी 9 ओम ये RDC की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से
किस मटेरियल का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होता है। इसी को बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये केस जो होता है ये माइका के केस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्स लॉ में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज रिलेटेड होती है, यानी ओम्स लॉ का संबंध इन निम्न में से कौन से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से संबंधित है। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज करंट रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेसिस्टिविटी नहीं होगा, रेसिस्टेंस होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये वाला, इसका निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जानते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमारा R1 दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है, R2 निकालना है, R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। वो कैसे, R इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे V डिवाइड 1/R है, तो चूंकि R इज इक्वल टू क्या होता है V/I, तो 1/R इज इक्वल टू क्या होगा I/V, यानी हम वैल्यू को पुट करेंगे तो I की वैल्यू है 15 एम्पियर 24 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/R इक्विवेलेंट 1/R1। 1/R1 क्या है 1/8 प्लस R2 हमको निकालना है और R3 क्या है 1/3। इसको रीअरेंज कर देंगे तो 1/R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 प्लस 1/8 माइनस 15/24। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6 ओम, यानी सी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पैरेलल सर्किट विथ वन ब्रांच ओपन। इसका मतलब है कि ऐसे एक पैरेलल सर्किट है, ठीक है ना, इसमें कहता है कि वन ब्रांच ओपन हम कर दें, यानी इसको हम ओपन कर दें, ये इस ब्रांच को हम ओपन कर दें तो क्या होगा। पहला कहता है कि करंट विल रिमेन सेम। क्या करंट रिमेन सेम होगा, बिल्कुल भी नहीं। हमने पढ़ा है कि जब हम पैरेलल ब्रांच में चलते हैं, पिछले ही लेक्चर में मैंने बताया है, तो इसमें अगर करंट निकालना है तो हम क्या करते हैं कि ये अगर R1 है, ये R2 है, तो I1 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू IT। याद आ रहा होगा। तो अगर हम एक को हटा दिए तो I1 तो चेंज हो जाएगा ही, I1 I2 चेंज होगा, यानी ये नहीं होगा। दूसरा, होल सर्किट विल नॉट फंक्शन, ये भी आंसर गलत है। नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, ये सही लग रहा है। चौथा देख लेते हैं, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेज इन ओपन ब्रांच। इस कहता है कि इस ब्रांच में वोल्टेज इंक्रीज होगा, ऐसा थोड़ी होता है, ओपन कर देंगे तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा, नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच। चूंकि ये ब्रांच ओपन हो गया तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा, सारा करंट इसी ब्रांच से होकर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क क्विंचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर। एक सर्किट ब्रेकर में आर्क क्विंचिंग के रूप में किस टाइप का रजिस्टर का यूज होता है। देखिए, वेरिस्टर नाम का जो रजिस्टर होता है ये इसका इस्तेमाल होता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको बताते हैं। वेरिस्टर का मतलब होता है वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है, ये आप जब फोटो देख रहे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, कभी ट्रांजिस्टर में या रेडियो में आप देखे होंगे कि या फिर कोई भी पीसीबी सर्किट में ये इस टाइप का वेरिएबल रजिस्टर यूज होता है, या सर्किट ब्रेकर में वेरिएबल रजिस्टर यूज होता है। तो रजिस्टर का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रजिस्टर। इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और ये वोल्टेज के साथ इन्वर्सली रिलेशन होता है, यानी अगर हाई वोल्टेज होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, अगर कम वोल्टेज होगा तो रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होगा, यानी नॉर्मल वोल्टेज के केस में रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होगा, यानी सर्किट ओपन होगा ऐसे। और जैसे ही फॉल्ट आता है तो इसका वोल्टेज कम होगा
रेजिस्टेंस काफ़ी कम, वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगा। तो ये इसी के लिए आर्क क्विंचिंग के केस में ये यूज होता है। बाकी के दो ऑप्शन है सेंसिस्टर और थर्मिस्टर। इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस का संबंध रिलेटेड टू टेम्परेचर, इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस का संबंध वोल्टेज से होता है, और ये इसी का इस्तेमाल हम लोग आर्क क्विंचिंग में करते हैं सर्किट ब्रेकर में। सर्किट ब्रेकर में टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है, वोल्टेज से रिलेशन है। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग बना लीजिएगा। फार्मूला तो मैंने बता ही दिया है कि इस रेजिस्टेंस को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जैसे पी ए बी ये दिया हुआ है 400 ओम, क्यू ए बी ये दिया है 200 ओम, एस ए बी ये 12 ओम दिया है, तो ये निकालना है। तो क्या करेंगे, 400 गुने एक्स आर एक्स कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा 200 गुने 12, ये वैल्यू निकाल लीजिएगा और जो आंसर आएगा उसको मिला लीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 6 ओम है। नेक्स्ट बड़ा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। इनमें से किसका इस्तेमाल सीरीज सर्किट में होता है। देखिए, पहला वोल्टमीटर कनेक्शन, वोल्टमीटर कनेक्शन हमेशा पैरेलल में होता है। लाइटिंग सर्किट इन होम, ये हमेशा पैरेलल में होता है। शंट रजिस्टर इन अमीटर, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो बच गया 4 आंसर इसका सही होगा, यानी मल्टीपल रजिस्टर ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में मल्टीपल रजिस्टर, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने एक ये वोल्टेज मल्टीप्लायर का ऐसा सर्किट बनाया था। तो ये सीरीज में हम लोग रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। यानी कहता है कि एक सीरीज सर्किट है, ये एक सीरीज सर्किट है, वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। अब इसमें R1 R2 लगा हुआ है, कहता है कि एक को ओपन कर दीजिए। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर दिया तो क्या होगा, कोई आंसर दे रहा है, मतलब ऑप्शन दे रहा है, नो इफेक्ट इन ओपन रजिस्टर। बिल्कुल गलत, क्यों, क्योंकि पहले ही करंट फ्लो हो रहा था, अब करंट फ्लो नहीं होगा। फुल सर्किट करंट विल फ्लो इन ओपन रजिस्टर, क्या इसमें करंट फ्लो होगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा 0, नहीं करंट नहीं फ्लो होगा, यानी ये भी गलत। टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन सर्किट, इसको देखते हैं, नो वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन सर्किट। जब ये सर्किट ओपन हो गया, ये और ये, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ये वाला जो वोल्टेज बैटरी वोल्टेज है वही होगा, यानी इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो टोटल सप्लाई वोल्टेज, यानी सी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन बनाया एक दिया था, उसी के जैसा है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। सिंपल है, टोटल वोल्टेज 36 वोल्ट दिया हुआ, 12 एम्पियर दिया हुआ है, इधर 4 ओम है 6 ओम है, ये निकालना है। 1/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू आपको बताए हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही फार्मूला लगाना है। और 1/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू I/V, आई दिया है, V दिया है, इसको पुट करके और निकाल लीजिएगा। एक और कंसेप्चुअल करंट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑन द सर्किट इफ ए बी पॉइंट आर शॉर्टेड। यानी ये दोनों पॉइंट को अगर मैं शॉर्ट कर देता हूँ तो इफेक्ट क्या आएगा। पहला ऑप्शन है सर्किट रेजिस्टेंस विल बी 0, ये जो सर्किट रेजिस्टेंस है ये टोटल विल बी 0, पहला। दूसरा, सेम करंट विल फ्लो इन ऑल ब्रांचेज, ये बिल्कुल नहीं है। सप्लाई वोल्टेज विल एग्जिस्ट इन ईच ब्रांचेज, ईच ब्रांच में सप्लाई वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल गलत। टोटल सर्किट करंट इज इक्वल टू ईच ब्रांच ऑफ सर्किट, यानी ये जो IT है इसमें 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 ये तीनों बराबर होगा, ये भी गलत। ठीक है, देखिए शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है कि जब इस टर्मिनल को हम शॉर्ट कर देंगे तो होगा क्या कि ये जो ब्रांच बना हुआ है इस ब्रांच में ये जो करंट है वो ऐसे आएगा, एक सेकंड, ये जो करंट है वो ऐसे आएगा, ऐसे फ्लो हो जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे फ्लो हो जाएगा, यानी ये तीनों ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। यानी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये वायर टू वायर है, इस रेजिस्टेंस में कुछ नहीं, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस भी शॉर्ट हो गया, यानी ये सर्किट कैसा बन गया, ऐसा बन गया, जिसमें
कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी रेजिस्टेंस इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर इफ इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर? इसका मतलब ये है कि उस रजिस्टर का नाम बताइए जो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वो बढ़ता है। ठीक है, तो आपको मैंने पिछले ये क्वेश्चन में बताया था कि सेंसिस्टर एंड थर्मिस्टर, ये दोनों रजिस्टर का संबंध टेम्परेचर से है, यानी बी और सी में से आंसर है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि बी या सी है। जो सेंसिस्टर होता है ये इसका करेक्ट आंसर है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस रैपिडली बढ़ता है सेंसिस्टर के केस में, यानी सेंसिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी क्यू। तो हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट, तो यानी फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइड बाई पर यूनिट टाइम। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। एक छोटा और क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टेंस, यानी ये रेजिस्टेंस का हो गया, ये रेजिस्टिविटी का हो गया, ये भी रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बाकी गलत हो जाएंगे। यानी कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, महो। एक और क्वेश्चन है विच वन डिफाइन द चेंज इन रेजिस्टेंस इन द ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने एक बताया था कि जो सेंसिस्टर होता है उसके केस में रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस विथ चेंज इन टेम्परेचर। सेंटीग्रेड क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, तो इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, यानी डी। जब चेंज इन टेम्परेचर में चेंज करने से उसका रेजिस्टेंस में अगर चेंज होता है तो डेट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं और उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, डेट इज कॉल्ड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ बैटरी। पोलैरिटी ऑफ बैटरी के लिए कौन सा मीटर यूज होगा? इसका सही आंसर है, एक्चुअली पोलैरिटी, बैटरी का पोलैरिटी मेजर करने के लिए हमको सोलेनॉइड चाहिए। सोलेनॉइड रहेगा तभी हम बैटरी का पोलैरिटी यूज कर पाएंगे। ये जो केस होता है ये होता है मूविंग कॉइल वोल्टीमीटर में, सारे वोल्टीमीटर ये 2 वोल्टीमीटर, मूविंग आयरन वोल्टीमीटर एंड मूविंग कॉइल वोल्टीमीटर। तो ये मूविंग कॉइल वोल्टीमीटर के केस में हम लोग पोलैरिटी उससे नापते हैं, क्योंकि उसमें सोलेनॉइड होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, मूविंग कॉइल में ये कॉइल मूव होता है, मूविंग आयरन में ये जो आयरन बेस जो होता है ना कॉइल के अंदर, वो मूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R2। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, यानी BR2 पूछ रहा है। BR2 क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको I निकालना होगा। I इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाई सारे रेजिस्टेंस का समेसन, R2 प्लस R3 प्लस R4। तो जब ये हम पुट करेंगे इस केस में तो हमारा भी कितना दिया हुआ है, 50। तो यहाँ 50 डिवाइड बाई सबको अगर सम कर दोगे तो 100, 200, 300, 400, यानी 1000। यानी करंट कितना हो गया, 5 डिवाइड बाई 100। हमको क्या चाहिए, BR2 निकालना है, यानी I गुने R2। I कितना है, 5 डिवाइड बाई 100, R2 कितना है, 200, 10 वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा B, 10 वोल्ट। एक नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन आ गया विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज इनमें से किसका सीरीज सर्किट में इस्तेमाल होता है, वोल्ट मीटर कनेक्शन, मैंने पहले ही बताया वोल्ट मीटर कनेक्शन हमेशा पैरेलल में होता है। इलेक्ट्रिकल लैंप इन होम, घर में जितना हम लोग लैंप कनेक्ट करते हैं, वायरिंग कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में करते हैं। शंट रजिस्टर इन अमीटर, ये भी पैरेलल में करते हैं। यानी फ्यूज का इस्तेमाल सर्किट में सीरीज में होता है। वो कैसे, सपोज ये सप्लाई है, चलो एसी सप्लाई कर लेते हैं, ये सप्लाई है, ये रेजिस्टेंस है फैन वैन का सबका, एक एक करके ये रेजिस्टेंस है। लोड क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब हम यहाँ क्या किए, एक फ्यूज डाल दिए, क्या डाल दिए, फ्यूज डाल दिए, ठीक है ना। और ये इनिशियली कनेक्टेड है, करंट फ्लो है। जैसे ये रेजिस्टेंस हाई होगा, हीटिंग ज़्यादा होगा, फ्यूज ये उड़ जाएगा और ये पूरा सर्किट ऐसे ओपन हो जाएगा।
तो फ्यूज का कनेक्शन सीरीज में होता है हमेशा। एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग 1 ओम टू 100 किलो ओम रेंज। एक्चुअली में रेजिस्टेंस क्या होता है, 3 पार्ट में होता है। एक होता है लो रेजिस्टेंस, ये लेस देन 1 ओम। एक होता है मीडियम रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, लेस देन 1000 के। एक होता है हाई रेजिस्टेंस, क्या होता है, ग्रेटर देन 100 के। तो ये 1 ओम से 100 के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं मीडियम रेजिस्टेंस। अब लो रेजिस्टेंस मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर एंड आमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, लो रेजिस्टेंस नापने के लिए। केल्विन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द पावर। पावर निकालने के लिए एक डीसी सर्किट में फार्मूला क्या होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, करंट इनटू वोल्टेज, P इज इक्वल टू V इंटू आई। डीसी सर्किट में यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। हॉट रेजिस्टेंस निकालना है, पावर का रेटिंग दिया हुआ है 200 वाट, वोल्टेज का रेटिंग दिया हुआ है 250 वोल्ट। तो P इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, V स्क्वायर बाई आर। तो क्या होगा, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। तो यानी 250 का स्क्वायर डिवाइड बाई 200। इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, बता दीजिएगा कमेंट में कितना आ रहा है। एक क्वेश्चन पहले भी हमने कर लिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। जब कोई सर्किट ओपन हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस हमेशा इन्फिनिटी होता है। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस हमेशा इन्फिनिटी होता है। और शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, 0 होता है। ओपन सर्किट के केस में इन्फिनिटी और शॉर्ट सर्किट के केस में 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 रजिस्टर है, विच रजिस्टर द लोएस्ट करंट फ्लो। किस रजिस्टर में से सबसे लोएस्ट करंट फ्लो होगा। 4 रजिस्टर कौन कौन है, 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। वोल्टेज तो लगभग कांस्टेंट है विथ सप्लाई, सप्लाई मतलब कि वोल्टेज कांस्टेंट। तो करंट क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आर जितना ज़्यादा करंट उतना कम। तो सबसे ज़्यादा आर किसका है, 560। तो 560 में सबसे लोएस्ट करंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसी के साथ कम से कम 50 MCQ हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ कमी रह गया होगा तो बताइएगा। नेक्स्ट में हम लोग AC सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।